हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स इंदौर। मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का यूपीएससी डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। जैसा कि हमारा शेड्यूल चल रहा है, तो आज है शनिवार और सैटरडे को हम लोग देखते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़े हुए जो भी वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो कि यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे दो न्यूज़ क्लब की है। एक तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो कोप 27 बैठक जो रिसेंटली कंक्लूड हुई है, उससे हमने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे की है, और क्लाइमेट चेंज को लेकर या ग्रीनर क्लाइमेट को लेकर क्या क्या वादे किए गए उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी जो न्यूज़ है वो एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंकिंग है वो भी क्लाइमेट से रिलेटेड है, और उसमें किसने टॉप किया है और वो रैंकिंग किससे रिलेटेड है, इंडिया का क्या इंस्टेंस है उसमें, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आपको पहली न्यूज़ दिख रही है, वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कोप 27 बैठक के बारे में है। कोप 27 की जो बैठक कंक्लूड हो चुकी है वो इजिप्ट में चल रही थी। कोप मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और यहाँ पे पार्टीज कौन सी हैं, जो नेशंस हैं उनको हम पार्टीज कह रहे हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 27 बैठक इजिप्ट में कंक्लूड हो चुकी है। और यहाँ पे हम किस न्यूज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया है कि क्यों ना ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें हम ऐसे इंपोर्ट जो कि क्लाइमेट के लिए निगेटिवली इफेक्ट करेंगे या फिर जो एमिशंस ज़्यादा करेंगे उन पर एक नया तरह का टैक्स लगाने की बात की जा रही है। तो शुरू करते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको ईयू ने प्रपोज किया है एज अ पॉलिसी, लेकिन अभी भी जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी देश हैं, अगर उसको वो पास करेंगे, रेटिफाई करेंगे, तब जाके वो जमीन में आएगा। तो खैर, ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक प्रकार का एडजस्टमेंट टैक्स है। ये किस पर लिवाई करेंगे, ऐसे इम्पोर्ट्स पे जो कि कार्बन एमिशंस को फैलाने में मददगार होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम गाड़ियां मंगा रहे हैं या फिर हम ऐसी कोई मशीन्स मंगा रहे हैं जिससे धुआं होगा, जिससे स्मोक होगा, जिससे एमिशंस होंगे और ग्रीन हाउसेस गैसेस के एमिशंस होगा, तो ये जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ये कह रहा है कि हम एक ऐसा नया टैक्स इम्पोज करेंगे इन इंडस्ट्रीज पे जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिट करती हैं। और ये कब से इफेक्ट में आने की बात कह रहे हैं कि 2026 से हम चाहे, अगर सारी कंट्रीज चाहें तो हम इसको इफेक्ट में ला सकते हैं 2026 में। इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन लोगों ने इस बात का अपोज किया, या ये कहूँ कि जो ब्रिक्स नेशन है उसने अपोज किया है, क्योंकि इनका ये कहना है कि ये एक फेयर एंड जस्ट मैकेनिज्म नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के जो बड़े नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय नहीं निभाई, और उस समय उन्होंने बहुत सारा एमिशंस किया, डिकेड्स में एमिशन किया, और अब जाके जब वो मूव कर चुके हैं जिसे हम कहते हैं क्लीनर ऑप्शंस की ओर, तब वो हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स कर रहे हैं, या ओवरऑल पूरी दुनिया को फोर्स कर रहे हैं कि आप अपने डेवलपमेंट को ताक पे रखकर ऐसे टैक्स लाए जो कि डिस्करेज करेगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज को। और जैसा कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो हमें अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करना है, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली कार्बन इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स हैं वो लगभग बन रहे हैं। और यूएसए ये काम 50 साल पहले कर चुका है, इसलिए अब वो जाकर थोड़ा सा शरीफ, या ब्रिटेन, या जिसके हम ईयू की बात करें तो वो शराफत दिखा रहे हैं। तो हम लोगों ने इस बात को लेकर अपोज किया कि ये गलत होगा, क्योंकि आप पूरी दुनिया को एक ही तराजू में तौल नहीं सकते हो। तो ये इंडिया का व्यू है। अगला एक शब्द आया है ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म। ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म क्या है, ये कहा जा रहा है अगर दुनिया की फिक्र है आपको, अगर आपको क्लाइमेट की फिक्र है, तो यूनिलैटरली डिसीजन को ले रहे हो आप। यू कौन होता है पूरी दुनिया को कहने वाला कि हम ऐसा कुछ एक मैकेनिज्म या पॉलिसी को लाएंगे। आप पूरी दुनिया से पूछिए, अनइवन डेवलपमेंट हुआ है, अनइवन ग्रोथ हुई है, तो कैसे हम सबको एक ही लाइन पर रख सकते हैं, सारे कंट्रीज, हम ब्रिटेन और इंडिया को एक ही पायदान पर कैसे रख सकते हैं, या यूएसए के डेवलपमेंट को हम अफ्रीकन कंट्रीज के डेवलपमेंट के साथ कैसे सम अप कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर इंडिया, चाइना जैसे जो डेवलपिंग नेशन है उन्होंने इस बात का अपोज किया है। और क्या बात हुई यहाँ पे कोप 27 में, और क्या बात हुई कोप 27 में, कनेक्टिंग क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। कनेक्टिंग क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी के थीम पे बायोडाइवर्सिटी डे को सेलिब्रेट किया गया। और क्या किया गया यहाँ पे एक इनैक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, और ये जो इनिशिएटिव है जर्मनी और आईयूसीएन ने मिलकर लॉन्च किया था, जिसमें हम जो भी हमारे नीड्स है, जो भी ह्यूमन नीड्स है, उनमें हम जो भी नए डेवलपमेंट करें, जो भी नई टेक्नोलॉजीज का यूज करें, वो थोड़ी ग्रीनर होनी चाहिए, थोड़ी नेचर फ्रेंडली होनी चाहिए। इसको लेकर इनैक्ट एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, रेड सी इनिशिएटिव। रेड सी इनिशिएटिव में क्या है, रेड सी की अगर हम बात करें तो जो आपका
गल्फ है या अरेबियन पेनिनसुला है और अफ्रीका, इनके बीच में आपको रेड सी मिलेगा। और रेड सी में बहुत सारी कोरल्स हैं, उसको बचाने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए, क्योंकि कोरल्स जो है उसको हम कहते हैं कि फॉरेस्ट ऑफ द सी, और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अबंडेंस में है, तो उसी को सेफ गार्ड करने के लिए यूएनडीपी, ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो एजेंसी है यूएसएआईडी, इन लोगों ने मिलकर एक रेड सी इनिशिएटिव की बात COP27 में की थी। और क्या यहाँ बात हुई, यहाँ पे एक एडेप्टेशन फंड की बात की गई कि हम दुनिया भर में जो भी कंट्रीज हैं, चाहे उसमें डेवलपिंग हो या डेवलप्ड हो या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हो, अगर हम उनको ग्रीनर ऑप्शंस की ओर शिफ्ट करना चाहेंगे तो बहुत सारा फंड लगेगा। और ये जो फंड है इसके लिए एक एडेप्टेशन फंड बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडिया अगर अपनी सारी एनर्जी जो डिमांड्स है उसको थर्मल से शिफ्ट करना चाहे न्यूक्लियर में या सोलर में, तो हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए हम एडेप्टेशन फंड की ओर देख सकते हैं। हालांकि इस तरह का एक और फंड बनाया गया था पेरिस क्लाइमेट समिट थे, लेकिन उसको भी अभी तक जमीन पे वो फिलहाल नहीं आया हुआ है। एक और इनिशिएटिव की बात की गई, इसका नाम है AJAETI। ये अफ्रीका के लिए है, अफ्रीका जस्ट एंड अफोर्डेबल एनर्जी इन ट्रांजिशन इनिशिएटिव। ये अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट को लेकर बात कर रहा है कि अफ्रीका को भी हम अगर ग्रीनर सॉल्यूशंस की ओर मूव करेंगे तो उसके लिए ये एक इनिशिएटिव, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एनर्जी अफ्रीका को देनी है। और अफ्रीका भी या जो भी डेवलप्ड नेशन है, डेवलपिंग कंट्रीज है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल इंडिया भी, तो हमारा जो एनर्जी नीड्स है वो मोस्टली ज़्यादा जो उसका शेयर है वो थर्मल से आ रहा है, थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है। हम अभी रिन्यूएबल सोर्सेस की ओर शिफ्ट नहीं हुए हैं, हमारा हम ट्रांजिशन में, और अफ्रीका तो ये ट्रांजिशन शुरू ही नहीं किया फिलहाल अभी, तो उसके लिए अजेती नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है टू एक्सेस द क्लीन एनर्जी। अल्टीमेटली ये अफ्रीका के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेगा। अब ये 2021 में एक सवाल पूछा गया था, कॉमन कार्बन मैट्रिक को लेकर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करता है। तो यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि कितना कार्बन फुटप्रिंट किसी भी बिल्डिंग ऑपरेशंस बनाने में, कोई भी बिल्डिंग बनाने में कितना कार्बन फुटप्रिंट लग रहा है, उसको एक्सेस करने के लिए कॉमन कार्बन मैट्रिक था। ये उस समय न्यूज़ में था, इसलिए यूपीएससी ने उसको पूछ लिया। तो ये थोड़ा एक समरी टाइप हो गया कि COP27 जो कि रिसेंटली कंक्लूड हुआ है शर्म अल शेख नाम की जगह पे इजिप्ट में, वहाँ पे क्या क्या लगभग चीज़ पाएंगे, तो आपको कुछ इनिशिएटिव्स का नाम ध्यान रखना है। अगली जो न्यूज़ है वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की। इंडेक्स है, इट मीन्स कोई रिलीज कर रहा है। तो ये जो इंडेक्स है, पहली चीज तो ये क्या चेक करता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस। अभी तक की पूरी समरी में लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ग्रीनर क्लाइमेट चाहिए, हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, इसलिए हमें ग्रीन हाउस गैसेस के जो एमिशंस हैं उनको कम करने में, अगर हमें कम करना है तो वी हैव टू चेंज अवर टेक्नोलॉजी, हमें क्लीनर टेक्नोलॉजी की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा। उसको शिफ्ट होने के लिए कौन सा देश कितने काम कर रहा है, कितने इनिशिएटिव ले रहा है, कैसी ग्रोथ अचीव कर रहा है, कैसी फंडिंग कर रहा है, इन सब चीज़ों को मैप किया जा रहा है इंडेक्स में, और उसका नाम है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। यानी आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप क्लाइमेट चेंज के लड़ने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, यानी आप नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से रिन्यूएबल सोर्सेस की ओर जो शिफ्ट हो रहे हैं उसमें आपकी क्या ग्रोथ है, क्या परफॉर्मेंस है। तो अच्छी बात ये कि इंडिया 2 पॉइंट्स ऊपर गया है, मतलब हमारी परफॉर्मेंस जो है अच्छी हुई है। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें डेनमार्क और जो स्वीडन है ये टॉप परफॉर्मर है, मतलब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लड़ने को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं। और इसमें हम यूके की रैंक देखो तो 11th है, जर्मनी की 16 है, चाइना और यूएस की तो 51 है, और 52 यानी बहुत पीछे। मतलब ये लोग कहने को अपने आप को दुनिया के मालिक कहते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, लेकिन वो क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई काम नहीं कर रहा है और अपने यहाँ डेवलपमेंट कर रहा है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से, और हमको सिखा रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम रिन्यूएबल की ओर शिफ्ट हो। तो ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये जर्मन वॉच एक संस्था है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये दोनों मिलकर इसको पब्लिश करते हैं, और ये एनुअली निकलने वाला इंडेक्स है। और इसमें एक्चुअली ये क्या चेक कर रहे हैं कि जो भी कंट्री है उसके जो इनिशिएटिव हैं वो क्लाइमेट के फेवर में कितने हैं, यानी हम क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, ग्रीन हाउस एमिशंस को कट करने के लिए क्या काम कर रहे हैं। इसमें 14 इंडिकेटर्स हैं जो कि 4 कैटेगरीज में मैप किए जाते हैं, और वो 4 कैटेगरी क्या है, वो 4 कैटेगरी हैं। ग्रीन हाउस एमिशन 40% है, मतलब कितने आप ग्रीन हाउस एमिशन को कम कर रहे हैं। पिछले साल आपका जो एमिशन था इस बार अगर कम हुआ है तो उस पर आपको 40% वेटिंग होती है। रिन्यूएबल एनर्जी, कितनी आपने नई रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को यूज़ किया है, कितने आपने शिफ्ट हुए हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे, इसका 20% वेटेज है। एनर्जी यूज़, आपका जो एनर्जी यूज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में हम इलेक्ट्रिक बसेस यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाली हम कारें यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक तरह का एनर्जी यूज़ में ट्रांसफॉर्मेशन है। और क्लाइमेट पॉलिसी, हमारे देश की जो भी पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल
जो भी न्यू पॉलिसी अभी आ रही है, बायोफ्यूल जो पॉलिसी 2018 की आई थी, तो हमारी पॉलिसी में सरकार का इंटेंशन क्लियर है कि नहीं कि आप शिफ्ट होने को तैयार है कि नहीं, तो इन सबको मिला के 100% बनता है और इस 100% पे इंडेक्सिंग रैंकिंग करता है। तो इंडिया की परफॉर्मेंस की जैसे मैंने बात की कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, हम मूव अप हुए हैं 2 रैंक्स, यानी और हम किसमें हमारी अच्छी रैंकिंग हुई है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस में और एनर्जी यूज की कैटेगरीज में हमने अच्छा परफॉर्म किया। और हमारी जो देश है वो 2030 का जो हमारा टारगेट है, एमिशन टारगेट, इसमें हम जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो एमिशन टारगेट था उससे 2 डिग्री सेल्सियस हमें कम रहना है ओवरऑल, तो उसमें तो हम कीप ऑन ट्रैक है, हम समय से पहले उसको अचीव कर लेंगे। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा था कि हम 175 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से लेंगे ओवरऑल, इसको बाद में बढ़ा भी दिया गया था, तो हम इसमें राइट ट्रैक में नहीं है फिलहाल, क्योंकि कोविड आ गया था तो उस वजह से भी थोड़ा इशू है और थोड़ा फंडिंग का इशू है, तो इसमें हम 2030 तक टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। और अभी जैसा कि मोदी जी ने पिछले अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हमारे जो न्यू जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि हमने पेरिस क्लाइमेट समिट में वादे किए थे, उसमें थोड़ा अपग्रेड कर लिया और 2070 तक हम नेट न्यूट्रलिटी सॉरी नेट नेट न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेंगे, या कार्बन न्यूट्रल देश हो जाएंगे। तो ये जो हमने नए टारगेट बनाए हैं उसके लिए भी हमें और काम करने की जरूरत है, लेकिन ओवरऑल हम अपने कॉम्पिटिटर की बात करें तो चाइना की बात करें, यूएस की बात करें या एशिया की बात करें, तो हम बहुत अच्छी रैंक पे हैं, क्योंकि हम 8th रैंक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। हालांकि हमने अपने एमिशंस को कम किया है और हमारे जो भी पुराने टारगेट्स थे वो हम 2030 को ही गाइडलाइन मतलब एक तरह का बेंचमार्क लेकर चल रहे थे। तो ये एनडीसीज के बारे में आपको पहले से पता होगा, बहुत पुराना टॉपिक चल रहा है, पेरिस क्लाइमेट समिट 2015 में हुई थी, तभी हमने अपने आईएनडीसीज निकाल दिए थे, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, की हम अपनी तरफ से क्या ग्रीन हाउस एमिशंस के को कट करने में क्या क्या अपनी तरफ से वादे कर रहे हैं। तो ये एक इंडेक्स को लेकर और दूसरा COP27 को लेकर भारत क्या नजरिया है और वहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें नई की और कौन सी पॉलिसी की बात हो रही है, अफ्रीका के लिए क्या नया इनिशिएटिव यूज़ किया गया है, तो इन सब चीज़ों को लगभग हमने यहाँ पे समराइज किया। तो देखिए वीक का जो एनवायरमेंट और इकोलॉजी का जो सेक्शन गया है उसमें यही 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लगी, इसलिए मैंने इसको समाप्त किया। अब संडे को कोई वीडियो नहीं मिलेगा आपको और मंडे को फिर से वही जो हमारा पूरा शेड्यूल है वो शेड्यूल आपके पास है, इस पूरे शेड्यूल के हिसाब से हम मंडे को फिर मिलेंगे। और अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सिविल जॉब्स को सब्सक्राइब करिए।